अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात हो जाए कि जी वीकेंड प्लान से आपने ज़रूर बना लिए होंगे। पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। लेकिन जुम्मे में एक ख़ास एहतमाम होता है जी कि वीकेंड पे क्या किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्लान्स बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये 48 घंटे बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं और हम डायरेक्टली लैंड करते हैं मंडे पे। ऐसा लगता है कि ना नींद पूरी हुई, ना वो सफाइयाँ हुई, ना वो डी क्लटरिंग हुई जो प्लान की थी, और साथ में जो वैसे प्लान्स बनाने थे, घूमने फिरने जाना था, वो भी नहीं हो सका। कई लोगों के मूवी प्लान्स होंगे, तो आज शो में आप ख़ास तौर पे देखेंगे कि पाकिस्तानी मूवीज़ ने किस तरह परफॉर्म किया है बॉक्स ऑफिस पे, ख़ास तौर पे वो मूवीज़ जो कि इस वक्त बकरा ईद पे रिलीज़ हुई थी। लेकिन इसके अलावा आज जो मैं आपसे ख़ास तौर पे बात करना चाहती हूँ वो है जी मज़लूम फ़ील करने के हवाले से। हम में से अक्सर लोग जब ग्रैटिट्यूड नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आते, जब तशक्कुर नहीं होता उनके पास, तो फिर जो चीज़ बच जाती है वो है कंप्लेन करना अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में, अपनी ज़िंदगी की कमियों के बारे में। इसको मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि जैसे आप एक तस्वीर की तरफ देख रहे हैं जो कि एक बड़ा खुशनुमा पैटर्न बनाया गया है छोटी बड़ी टाइल से मिलाकर, लेकिन जो एक आध टाइल उखड़ जाती है, जो वो मिसिंग कॉर्नर होता है, अगर आपकी आंख बार बार वहीं जाती है तो इसका मतलब है यू हैव दैट मिसिंग टाइल सिंड्रोम। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है या कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसमें अभी वक्त लगेगा कि वो पूरी हो, लेकिन अगर बार बार आपका जहन वहीं जाता है तो यू टेंड टू बिकम अ विक्टिम। आप अपने ही जहन में बेचारे, मज़लूम, ऐसा शख्स जिसके साथ दूसरों ने ज़्यादती की है, हालात ने ज़्यादती की है, ज़िंदगी ने ज़्यादती की है, आपकी एक टूटी हुई रील चल रही होती है, और इससे आने वाली खुशियाँ भी, और ख़ास तौर पर जो आपकी ज़िंदगी में अच्छाई है, उससे आपकी नज़र हट जाती है। योर पर्सपेक्टिव्स बिकम्स वेरी वेरी नेगेटिव। हालांकि हर ज़िंदगी, चाहे वो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत हसीन है, एंड इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग। तो आइए आज सबसे पहले, जब आप अपने वीकेंड पे थोड़ा, आपको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे थोड़ा पॉज मिल रहा है, यू डोंट हैव टू बी इन दैट 9 to 5 रूटीन। आपके लिए 48 घंटे, अगर आप कहीं घूमना फिरना नहीं भी चाहते तो इस वक्त को अपने लिए निकालिए, और जो भी आपकी एक ऑन गोइंग कंप्लेन है, कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल को तकलीफ़ देती है और उसके बारे में आप बग़ैर कहे रह नहीं पाते, आपसे ये हो ही नहीं पाता कि उसके बारे में लाख कोशिश कीजिए सिद्रा कि मैं सब्र कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुनने वाला कोई शख्स मिलता है, और अगर कोई नहीं भी मिलता, कोई गाना ऐसा आ जाता है, कोई गज़ल ऐसी चल जाती है और आँख से टप 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 आंसू निकलने लगते हैं। मैं आपके जज्बात का यकीनन मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कब तक आप इस बारे में अफसोस करते रहेंगे। योर लाइफ इज़ पासिंग यू बाय एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ विक्टिम। सो इफ़ फॉर नथिंग एल्स, गेट अप एंड टेक चार्ज। जिस तरह हमें ज़िंदगी में, क्या लाइफ में, अगर आपके सामने एक टेलीविज़न भी है, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में अच्छा लगता है, तो फिर ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल भी अपने हाथ में लीजिए, एंड मेक श्योर दैट यू मेकिंग योर डिसीजंस नॉट आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ होप, कि आप एक बेहतर ज़िंदगी क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, कि आप क्या फोकस करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तमाम एक्सक्यूज़ेस को, तमाम रोने धोने, कंप्लेंट्स को पीछे छोड़िए एंड टेक वन स्मॉल स्टेप, चाहे वो कोई एक चीज़ हो। आज बेशक आप कहें कि जी मैं 10-15 कप चाय नहीं पीऊँगी, मैं अपनी चाय के, अपने कैफ़ीन लेवल को कट डाउन करूँगी, मेरा वज़न बहुत बड़ा है, इसकी बहुत सारी रीज़न्स है, लेकिन चले आज चहलकदमी से मैं अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्दी लिविंग की शुरुआत करूँगी। मुझे कोई माजी की बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन चलें अगले 1 घंटे मैं उस बारे में नहीं सोचूंगी, बल्कि अपना जहन, अपनी सोच, अपने ख्यालात को कहीं और ले जाऊँगी। सो टेक दीज स्मॉल स्टेप्स, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग वे इन गेटिंग यू वेयर यू वांट टू गो। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, विलन हैं, या फिर कोई साइड कैरेक्टर जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ये डिसाइड सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। आज प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा कि विक्टिमहुड, विक्टिम स्टोरी से अपने आप को दूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने हाथों में लें। और इसकी अक्सर इंस्पिरेशन हमें मूवीज़ से मिलती है। जब हम वाकई अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से दूर भागना चाहते हैं तो एक अच्छी इंगेजिंग स्टोरी देखना चाहते हैं, जिसमें हो सकता है ड्रामा हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर, कॉमेडी, ऑल ऑफ दैट, ताकि हम थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाएं।
लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी के मसाइल से ये एस्केप नहीं होता। अक्सर इन मसाइल को हल करने का गुर इन्हीं मूवीज़ के थ्रू सिखाया जाता है। लेकिन क्या आजकल जो लेटेस्ट हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं वो इसी तरह की स्टोरी टेलिंग कर रही थी? क्या वो ऐसी इंगेजिंग कहानियाँ सुना रही हैं जिसकी वजह से ऑडियंस खिंचकर सिनेमाज़ में पहुँच जाए, या फिर हमें लगा कि अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो? प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या रहे, अब हम देखते हैं कि बड़ी रेगुलरली पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन जी एट द एंड ऑफ द डे इट्स द शो बिज़नेस। तो ये जब तक मूवीज़ बिज़नेस नहीं करेंगी मज़ीद मूवीज़ बनने के इम्कानात, रिवाइवल ऑफ सिनेमा नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए शायकीन थोड़े पेट्रियाटिक तो हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अ गुड मूवी इज़ अ गुड मूवी और मीडियोकर मूवी इज़ अ मीडियोकर मूवी। तो आज हम बात करेंगे अ वेरी फेमस फिल्म क्रिटिक एंड समबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अलवी। अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल चाल है? बस डिप्रेशन में देख के, फिल्में देख के लोग तो डिप्रेशन से भागने के लिए मूवीज देखते हैं। देखिए अब आप, मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम 2019 में आ चुके हैं। आपके पास, हर आदमी के पास इंटरनेट है, हर आदमी के पास टीवी है, हर आदमी के पास एक्सेस टू नेटफ्लिक्स और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं। जब वो 900 रुपये में और 1000 रुपये के अंदर पूरे महीने अनलिमिटेड फिल्में देख सकता है अपनी कन्वीनियंस पे, अपने घर पे, अपनी मर्जी से, तो मतलब वो क्यों सिनेमा जाएगा 900 रुपये का टिकट लेने के लिए? सबसे जो बड़ी चीज़ ये है, तो आप चाहे कितनी अच्छी फिल्में बना लें हम लोग, जब तक टिकट 900 रुपये का से कम नहीं होगा, सिनेमा का हशर जो है वो यही रहेगा। इन अदर वर्ड्स उमैर, हमें अपना बिजनेस मॉडल रिवाइज करने की ज़रूरत है। मे बी हम ये कंटेंट, अच्छा कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए बना सके, जो कि ओरिजिनल्स आजकल हो रहा है। बट कमिंग बैक टू द 4 मूवीज़ जिस पे हम आज खुसूसन बात करना चाहेंगे, 4 में इसमें बाजी को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ, बिकॉज उसकी थोड़ा बॉक्स ऑफिस टेस्ट हमें नहीं पता। तो चलें शुरुआत बाजी से ही कर लेते हैं। देखिए सबसे अच्छी फिल्म बाजी थी कंटेंट वाइज, इसलिए देखिए उसमें नई चीज़ें की गई थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने किया था, जो बनाई है पूरी, प्लस मीरा को उसमें लिया और मीरा ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि मीरा ने आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है। फिर उसके बाद आमना इलियास ने उस फिल्म के अंदर कमाल काम किया, मतलब मीरा को टक्कर भी दी है और कहीं जगह पे मीरा को ओवरशैडो भी किया है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे ऑडियंस का मिजाज है, हम अक्सर उसको लिमिट कर देते हैं सिर्फ हमारे सिटी ड्वेलर्स के लिए, या वो लोग जो नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो का कंटेंट देखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का मिजाज है, उसमें इन चारों मूवीज़ में सबसे ज़्यादा क्लोज आपने किसको पाया, जिसमें ये पावर है कि लोगों को निकाल के वो सिनेमा तक ला सके? देखिए इस वक्त अगर आप लोगों को 10 लोग खड़े करेंगे यहाँ पे, उसमें से 7 जो है वो मायरा खान की फिल्म देखने के लिए हाथ खड़ा कर लेंगे फ़ौरन, बगैर ये सोचे कि बाकी में कौन है। उनको खाली आप कह दो माहिरा के जो पुल है उसकी वजह सुपरस्टार जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी भी है और सबसे बड़ी है भी फिल्म वो। मीरा सेकंड नंबर पे अगर कहें, क्योंकि मीरा का एक है पुल, मगर वो इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर एक क्राइम था इन द 90s और लोग देखना चाह रहे हैं उनको कि मतलब अब उन्होंने क्या किया है जो इतनी वाह वाह हो रही है। 2 चीज़ें होंगी। थर्ड नंबर पर रेहट लव आएगी क्योंकि बनी बहुत अच्छी है। आप सोचें कि आपने टर्की ऐसे नहीं देखा होगा जैसे इस फिल्म के अंदर दिखाया है। आज़ाद कश्मीर है, भावलपुर है, कराची है, बहुत अच्छा शूट किया है। लग ही नहीं रहा है कि ये वही जगह है जहाँ से हम रोज घूमते हैं। अपने स्ट्रेंथ्स को प्ले किया है यहाँ पे, जो वो विजुअलाइजेशन। एक तो वो आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, आप आर्किटेक्ट को अगर डायरेक्टर बना दें तो आप सोचिए वो क्या करें, क्या क्या चीज़ें निकालेंगे उसमें से जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो वो है। और फिर उसके बाद हीर मान जाए सबसे एंड में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बेसिकली लड़कों की फिल्म जो होती है ना, कि लड़के लड़कियां जाके देखें तालियां मारने एक दूसरे को, वाह वाह हा हा ये कर। लेकिन फिर थियोरेटिकली तो उमैर, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्योंकि यूथ पर मुश्तमिल है, दे डोंट वांट टू हैव वेरी हेवी सब्जेक्ट्स कम अप, तब भी आप समझते हैं कि ये मूवी, इन्हें एक होता है ना कभी कभार एक फ्लूक लग जाता है कि एक मूवी, ठीक है, हमें एज सीरियस सिनेमा गोअर्स शायद हमें लग रहा हो कि स्टोरी हल्की है, लेकिन वो जो लोग हैं, ऑडियंस है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो उसको बहुत पसंद करे। ये है सबसे बड़ी चीज़। मगर देखिए सबसे प्रॉब्लम ये ना, पैसे कहाँ हैं लोगों के पास जो 900 रुपये का टिकट आप 500 रुपये की एक फ़िल्म लगाएं तो 2 लोग जाके देखेंगे। आप 900 की एक फ़िल्म लगाएं, एक ही आदमी जाके देखेगा, क्योंकि मेजॉरिटी होता है कि एक आदमी बेचारा टिकट के पैसे दे रहा होता है, दूसरा जाके उसके साथ बाय 1 गेट 1 होता है। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है, हम कितना भी अच्छा कंटेंट बना लें, जो हमने पिछले 5 साल में अच्छी फिल्में बनाई हैं वो 900, 800, 700 जब जितने का भी टिकट लोगों ने देखी जाके। और जब आप इसको कॉन्फ्लिक्ट में ले जाए, देखिए या तो आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, आपका लैंडस्केप बहुत बड़ा हो। अभी उमैर से बात हो रही थी तो टोटल पाकिस्तान में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं 160 स्क्रीन्स हैं। अगर आप उसमें आप
आपसी कंपटीशन बढ़ा देंगे, प्लस आपके पास 5 या 6 फॉरेन यानी इंटरनेशनली बनी हुई मूवीज़ हों, इट मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास अभी कम रिलीजेस हैं, मे बी एक वक्त में एक ही कर लेनी चाहिए। आप क्या हमारे पास अब जो है, आप सोचिए ना कि ये हम अगस्त में बैठे हैं इस वक्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिला के हार्डली 3 फिल्में, जिसमें एक काफ कंगना है जो कमर्शियल है, एक है आपका दुर्ज जो कि ना कमर्शियल है, बल्कि 8 ज़्यादा है उसको पैरेलल सिनेमा ही कह सकते हैं। और एक है जो मैंने कल ट्रेलर देखा, दाल चावल, जो मेरी समझ ही नहीं आ रही कि क्या है, मतलब वो क्यों है। तो ये आई थिंक व्हेन यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट, तो लोग मेरे ख्याल में ईद उल फितर और ईद उल अजहा को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। आई डोंट नो, अभी तक बिजनेस नंबर्स हमें ये नहीं कह रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ता होगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर डोंकी की आई थी, डोंकिंग आई थी अक्टूबर में जी, और रिलीज़ की थी उन्होंने सैटरडे को, फ्राइडे भी नहीं की थी। तो इतना रश था कि लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती करवा के आप फ्राइडे को करवाइए, तो उन्होंने फ्राइडे को एक्स्ट्रा शोज़ किए और वो जनवरी फरवरी तक लगी रही है। इंटेलिजेंटली प्ले करेंगे तो ईद, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, 25 दिसंबर, 14 अगस्त कुछ नहीं है, आपको छुट्टी नहीं चाहिए। Exactly, आपको पॉपुलेशन नंबर, स्क्रीन का जो रेशो है वो आपके एडवांटेज में है। ऑल यू नीड इज टू प्ले स्मार्ट एंड टाइमिंग को आप अपने उस पे लेके आप कंपटीशन भी देखें क्या है। अगर आप देखें, आपको याद होगा जब बिनरोय आई थी, अरे ये तो हमने दे दी एडवाइस टू द फिल्म मेकर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। मैं व्यूअर्स के लिए बताइए विदाउट स्पॉयलर्स, परफॉर्मेंस वाइज आपने कहा चलें शुरुआत करते हैं अब सुपरस्टार से। माहिरा को बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आई वाज ऑफन कंपेयरिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो दिल तो पागल है में जो माधुरी के साथ हुआ था, वे अ लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग हर ऑफ। एक कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई, जिस बात भी होता है क्योंकि मूवी काफ़ी टाइम स्पैन पे शूट होती है। बट थैंक यू सो मच उमैर फॉर बीइंग हियर विद अस, इट वाज ट्रूली फन। अगर आपने इनमें से ये मूवीज़ अभी तक नहीं देखी, दिस इज़ नॉट टू डिस्करेज यू, प्लीज़ जाइए देखिए, अपने भी रिव्यूज़ हमें बताइएगा। यू कैन सेंड देम टू अस ऑन माई सोशल मीडिया पेजेस। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। आई होप दैट यू हैव फन वीकेंड प्लान्स। वापस आते हैं जी, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जनाब मूवीज़ के हवाले से, एंटरटेनमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप घर में बोर हो रहे हैं, जिसको एक ज़माने में कहा जाता था कि घर पे मक्खियाँ मार रहे हैं, ये अब बाकायदा एक काम है कराची में, क्योंकि इस वक्त कराची में जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले मक्खियों की भरमार है। इस पर आपने काफ़ी स्टेटसेस भी देखे होंगे, लोगों ने इस पर बड़ी मीम्स भी बनाई, जोक्स भी बनाए, लेकिन इन सब चीज़ों से कतई नज़र इस वक्त जिस तरह की भरमार है मक्खियों की शहर कराची में, ये वाकई तशवीशनाक है। और इससे लोग बेजार भी आए हुए हैं, तरह तरह के इसके लिए इस्तेमालात किए जा रहे हैं। कोई किसी ने कहा कि कोई टोटका बता दीजिए, कोई स्प्रेज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम इन पे काबू पा रहे हैं, क्योंकि जब घर का दरवाज़ा या खिड़की खुलती है तो यकीनन बहुत सारे ये बिन बनाए मेहमान हमारे घरों में आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये यकायक कैसे हुआ, ये बारिश के बाद इनका सीज़न है या इसके ऊपर कोई और वजह भी बनी है? क्या वाकई जो शहर में हम बार बार बात करते थे कि गार्बेज डिस्पोजल पॉइंट्स बड़े ख़राब हुए हुए हैं, जगह जगह कचरा इकट्ठा हुआ है, फिर ईद कुर्बान भी गुजरी, अलाइशें भी रही हैं, क्या इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा नंबर इनका बढ़ गया है? इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की और इसके अलावा लोगों से भी पूछा कि परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, उनकी क्या तासुरात हैं और वो क्या एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और सुनते हैं पब्लिक ओपिनियन। ये रिपोर्ट और इसमें देखा आपने कि किस तरह शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसी एक इलाके, किसी एक मोहल्ले का जिक्र नहीं, पूरे कराची में इस वक्त मक्खियों की भरमार है। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में एक डॉक्टर को दावत दी है और उनसे जानेंगे कि हम अपने घरेलू ज़िंदगी में क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, किस तरह इस मसले का हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जिस तरह हम जानते हैं कि मक्खियाँ गंदगी से अट्रैक्ट होती हैं, गार्बेज पे बैठती हैं और फिर इस तरह इनकी भरमार होना हमारी हर चीज़ को हो सकता है ये कंटामिनेट कर दें। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि मक्खियों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां और वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है? अब चूँकि बारिश कल फिर बहुत ज़्यादा हुई है तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जो हैं हर तरफ बहुत नज़र आ रही हैं, और मक्खियाँ जैसे बीमारियों की आप समझें कि जड़ है। इसकी वजह से बेतहाशा पेट के अमराज हद से ज़्यादा हो जाते हैं, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में, हर एज ग्रुप में। इसमें डायरिया सबसे ज़्यादा है, इसमें टाइफॉइड बहुत ज़्यादा है, और मक्खी जो है वो बीमारी का बहुत बड़ा कैरियर है। जितना हो सके हमें मक्खी से बचना है और बहुत सारे ऐसे इक़दामात करने हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को, अपने घर वालों को, बच्चों को बीमारी से महफूज रख सकें।
जिन घरों में छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई दफ़ा देखा ये जा रहा है कि बच्चे अगर सो रहे होते हैं, ये मक्खियाँ उन पे बैठती हैं, क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ? ख़ास तौर पे अगर आपके घर में जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं उस पर नेटिंग मौजूद नहीं है, क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, इसमें यह है कि हमने रूम के अंदर वेंटिलेशन रखनी है। हमने कमरे को ये नहीं करना कि हम कमरे को इतना ज़्यादा लॉक कर दें कि उसके अंदर हवा ना आए, ठीक है? ये काम हमने नहीं करना। वेंटिलेशन हमने रखनी है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी करना है कि जाली लगी हुई हो, वो दरवाजे में भी हो और खिड़की में भी हो। यानी कि दो काम हमने करने हैं, हवा आती रहे मगर हवा आए और उसके साथ मक्खी अंदर ना आए। अब बच्चे हैं, वो अंदर भी जाएंगे बाहर भी आएंगे, हम बच्चों को बांध के नहीं रख सकते। तो जब दरवाज़ा खुले तो दरवाजे में ऐसे तरीक़ेकार आपने रखना है कि जाली लगी हुई हो, ठीक है? बच्चे अगर अंदर बाहर आ जा रहे हैं तो हवा के साथ साथ हवा ज़रूर आती रहे लेकिन मक्खी अंदर ना आए, ठीक है? इस तरीके से हमने बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करना है। ये ज़रूर रहे कि वेंटिलेशन कमरे में मौजूद हो, कमरे के अंदर सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा हमने ध्यान रखना है, ठीक है? तो झाड़ू भी लगे तो पोछा भी लगे। आप पोछे के अंदर फ़िनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं। जब वो ज़मीन पर लगता है आप महसूस करें कि अगर आपने पोछा, जो भी आपकी स्वीपरेस आपके घर में काम कर रही है, अगर उस पोछे के अंदर आप वो 1 टीस्पून वो पाउडर डाल देते हैं उसी पोछे के अंदर, आपने अपनी स्वीपर से रिक्वेस्ट की, जब वो लगाती है पोछा, जिस दिन वो वाला पोछा आपके फ़र्श पे लग जाता है जहाँ पे वो बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, आप नोटिस करें कि वहाँ पे उस दिन आपको मक्खी का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो बच्चे आराम से खेल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करें अपनी स्वीपर से भी कि वो अपने हैंड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें। इस तरह आपके घर में कम से कम मक्खी आएगी। दरवाजे और खिड़कियों पे हवा ज़रूर आती रहे, कमरा पूरा लॉक ना हो। एक और चीज़ जो इस वक्त देखने में आ रही है कि हर शख्स अपने तरीके से इन मक्खियों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कई जगह बड़ी स्ट्रॉन्ग स्प्रेज़ की जा रही हैं, पेस्टिसाइड स्प्रेज़। इसके अलावा कुछ लोग कभी अगरबत्ती जलाकर, कॉयल जलाकर समझते हैं कि उसके धुएं से या खुशबू की वजह से मक्खियाँ भाग जाएंगी। आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए जो मुज़िर भी ना हो ऐसा तरीका क्या हो सकता है? ख़ास तौर पर अगर घर में बच्चे हैं, बूढ़े मौजूद हैं, जहरीली दवाएँ जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं? ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होती हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब जो होती हैं इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपने उस वक़्त कमरे के अंदर पूरे स्प्रेज कर दिए और कमरे के अंदर से तमाम तर लोगों को आपने हटा दिया, बच्चों को भी आपने वहाँ से रिमूव कर दिया, बड़ों को भी आपने कमरे में स्प्रे कर दिया, ठीक है? और उस वक़्त आपने कमरे को बंद कर दिया और कम अज़ कम भी आधे घंटे के लिए आपने सबको वहाँ से हटा दिया, कमरे को बंद कर दिया, सबको बाहर हटा दिया। उसके बाद आपने कमरा खोला, पंखा चला दिया, जो स्मेल थी वो कमरे से रिमूव हो गई, तो जो भी इंसेक्ट्स होंगे या मक्खियाँ होंगी वहाँ से चली जाएंगी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको जाली वाला बताया वो है। तीसरी जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम किचन में भी जाके स्प्रेस कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मक्खी जाती है वो खाने पीने की अशिया में जाती है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जाके किचन में भी स्प्रे कर देते हैं, हम बर्तनों के ऊपर भी कर देते हैं, हम फ्रिज के आसपास भी कर देते हैं, हम वाटर कूलर के आसपास भी कर देते हैं, हम ग्लासेस के आसपास भी कर देते हैं, क्योंकि मक्खी सबसे ज़्यादा जाती ही किचन की जगहों पे है। वहाँ पे बर्तन भी होते हैं, ग्लासेस भी होते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम उन्हीं बर्तनों में खा भी रहे होते हैं और पी भी रहे होते हैं। तो वो सारा केमिकल जो पॉइजन ही तो होता है, जो चीज़ आपकी मक्खी को ख़त्म कर रही है, या मक्खी के साथ साथ मॉस्किटोज़ की पैदावार भी तो बारिश के साथ बढ़ रही है। तो जो केमिकल इतना पॉइजनस है जो इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, तो वो आपकी अपनी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक होगा, ये चीज़ हम नहीं सोचते और हम हर जगह जाके स्प्रे कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। जगह जगह आजकल नेट्स मिल रहे हैं, ठीक है? आपने जो स्प्रेस करने हैं वो जा कर के किचन्स में नहीं करने हैं, वहाँ पे आपने ये झाड़ू और पोछे वाला काम करना है, और बर्तनों को धो के बिल्कुल बारीक नेट मिल रहा है, उस नेट से आपने अपने धुले हुए बर्तन और धुले हुए ग्लास को कवर कर देना है, ठीक है? और झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल किचन के अंदर करना है। किचन के अंदर आपने स्प्रेज नहीं करने। एक कॉइल मिलता है और उस कॉइल के साथ एक छोटा सा स्टैंड होता है, वो
स्टैंड आप अपने दरवाजे की एंट्रेंस के बाहर लगा दीजिए और माचिस की तीली के साथ वो जल जाता है। दरवाजे में जाली लगी हुई हो, वो जो जलेबी मिलती है वो इतनी इनफ होती है कि वो एक दिन के लिए पूरी इनफ होती है। अगर आप उसको रात के वक्त जला देते हैं या दिन के वक्त भी, तो वो पूरा उसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा होती है ना, वो इतना एक्सपेंसिव होता है। आजकल जो बरसात की वजह से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है आपके मक्खी की और मच्छर, मैं दोनों चीज़ें इसलिए कवर कर रही हूँ कि दोनों ही कैरियर्स हैं। हम मक्खी और मच्छर दोनों पे फोकस करें। अगर एक मलेरिया का बहुत ज़्यादा कैरियर है, एक टाइफॉइड का है और पेट के अमराज का भी, दोनों ही कैरी करते हैं जर्म्स को अपने अपने परों में, अपने अपने लेग्स में, ठीक है। तो ये जो कोयल होगा उससे ये दोनों बहुत घबराते हैं। तो वो अगर आपने दरवाजे में लगा दिया, अगर दरवाज़ा खुल भी रहा है, बच्चे अंदर आ जा भी रहे हैं, तो वो इससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये काम आपने करना है किचन के दरवाजे के पास, वहाँ पर आपने स्प्रे नहीं करना। वहाँ पर आप जलेबी लगा दीजिए और बाकी जगहों पे आप स्प्रे कर दें। जिस जगह पे बर्तन, ग्लास, खाने पीने की अशिया, केले आपने रखे हुए, सेब रखे हुए, फल रखा हुआ है, बच्चों के लिए आपने नट्स, फ्रूट्स, कोई भी चीज़ें रखी हुई हैं, प्लीज़ वहाँ पे स्प्रेज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ और इसी दुआ के साथ कि हम घर बैठकर सिर्फ मक्खियाँ नहीं मारेंगे, बल्कि इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉब्लम आई है ये जल्द अज जल्द दूर हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बड़े उलझे मामलात को हमारे लिए आसान बना देती हैं दोनों। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना ओवैस एंड सरवत आपा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का और मौजूदगी का। फरहाना आपा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? क्या वाकई पिछली जनरेशन के जो मर्द हजरात थे वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ करते थे, घर के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं था उनके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू बहुत अच्छा है वालिद का और उसकी बहुत अहमियत है, इस पे भी हम बात करेंगे और वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलते रहे हैं, पहले वाले वालिद और आज के, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि देखिए, वालिद वो एक ऐसा रिश्ता है जो कि मैं समझती हूँ दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो इस बात पर खुश होता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़े, ज़्यादा कामयाब हो, ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा खुद एतमादी के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे। और वालिद मैं समझती हूँ एक इतना अहम शख्सियत होती है किसी भी घर की कि वो चाहे कितना भी ज़ईफ़ हो जाए, वो चाहे कितने भी बुज़ुर्ग हो जाएं, लेकिन घर का अहम तरीन सतून जो है वो वालिद ही हुआ करते हैं। और बच्चों के लिए तो वो बादशाह होते हैं क्योंकि उनके सारे ख्वाब जो हैं वो वालिद ने ही पूरे करने होते हैं। तो उसकी क्या अहमियत है घर में, एक तो मैं आपको ये बताऊं कुरान के हवाले से भी कि, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उसके बारे में हमें बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खैर बता दिया कि वालिद जो है वो जन्नत का वस्ती दरवाज़ा है और तुम चाहो तो उसको आबाद रखो या चाहो तो बर्बाद करो। फिर उसके तरीके बताएगा किस तरह से आप अपने वालिद से को राज़ी कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो हम कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों तले है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जन्नत में जाने का जो दरवाज़ा है वो वालिद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जो नाराज़ी है वो वालिद की नाराज़गी के साथ वाबस्ता है और अल्लाह तब खुश होता है जब वालिद खुश होता है। तो हमें अपने वालिद को खुश रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम कुरान पाक से जब हासिल करते हैं वो ये है कि जब किसी की वालिदा का इंतकाल होता है तो उसके लिए कुरान पाक में कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं आया कि वालिदा का इंतकाल हो गया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये बेचारा छोटा ही था, इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। लेकिन जब किसी के वालिद का इंतकाल होता है तो कुरान पाक में उस बच्चे के लिए यतीम का लफ्ज़ आया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि वालिद जो है वो कितनी बड़ी हस्ती है कि अगर उसका वो चला जाता है तो कितना बड़ा नुकसान है। यानी वो जो है कि आपका साहिबान होता है, प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि सबसे मजबूत छत जो है आपकी वो वालिद है। और फिर उसके बारे में अहकामात दिए, फिर उसके फ़ज़ाइल बताए कि अगर तुम यतीम के लिए अच्छा काम करते हो तो ये फजीलतें हैं उसकी, और अगर तुम उसका माल जो उसके वालिद ने उसके लिए छोड़ दिया है उस पर कुछ हक डालते हो तो गोया तुम जो है वो दोज़ख की आग को अपने तरफ लेके जा रहे हो। तो गोया वालिद जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कुरान पाक से भी हमें पता चल रहा है कि उसकी अहमियत क्या है। फिर रसूल पाक ने भी फरमाया कि अगर तुम वालिद को राजी रखते हो तो गोया अल्लाह को राजी रखते हो, और अगर तुम वालिद को नाराज करते हो तो तुम अपने रब को नाराज कर रहे होते हो। एक इमोशनल डिस्टेंस क्यों है सरवत आपा? अगर इसको इस तरह देखें कि वालदा अगर रोती है, अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो बच्चे फ़ौरन लपक कर जाते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द भी हम देखें और कभी हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में लड़ाई हो तो बच्चों का वोट अम्मी के साथ ही होता है, ये क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसी तरह मैं आपका बड़ा खूबसूरत इंट्रो सुन रही थी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी आपकी। तो उसमें आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। आपने फरमाया कि औरत का रोल ये होता है, मर्द का रोल ये होता है उमूमन हमारे घरों में, हमारे माशरे में,
ये रोल हमारे माशरे में नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला की जानिब से है। यानी मर्द के ऊपर नान नफ़क़ा वाजिब करार दिया गया है, औरत के ऊपर नान नफ़क़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उससे ज़्यादा बढ़कर जिम्मेदारियाँ दी हैं। यानी एक नौए इंसानी की परवरिश और तरबियत करना ये औरत का काम है। तो यही वजह है कि हमारे एक इस्लामी माशरे में हमें दोनों अपने अपने मैदान अमल में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। मर्द कारज़ार हयात में सख्ती उठाता है और औरत घर के महाज पर लड़ती है। और यही वजह है कि अगर मर्द कारज़ार हयात में जब लड़ने के लिए जाता है तो उसे घर से सुकून चाहिए, उसे मोहब्बत चाहिए। जब घर में अमन राशती की एक फ़िज़ा होती है तो वो बाहर उस मैदान अमल में अपनी कारकर्दगी बेहतरीन दिखा सकता है। और बिल्कुल वैसे ही वो एक औरत जो कि माँ बनने जा रही हो या माँ बन चुकी हो या जो रात दिन अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, अगर उसे मर्द की जानिब से ज़हनी सुकून मैसर है, घर उसी वक्त बिखरते हैं, घर उसी वक्त उजड़ते हैं, दिल उसी वक्त उजड़ते हैं जिस वक्त कि दोनों तरफ से कहीं से भी मर्द और औरत को गाड़ी के दो पहिए कहे गए, लेकिन अगर इनमें से कोई भी पहिया अनबैलेंस हो जाता है तो वो गाड़ी उलट जाती है। तो पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला की जानिब से है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से फरहाना ने कहा कि देखिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप का मर्तबा भी बड़ा अजीम है। हमारे यहाँ माँ पर मीडिया चैनल बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, मदर्स डे पर बात होती है, हाँ। लेकिन बाप के मर्तबे पर क्यों नहीं इतनी बात होती है? उसी पे तो हमारे नसर बतापा कि हमारे यहाँ अगर माँ बाप के बीच में कोई भी झगड़ा हो, चाहे वो कोई छोटी बात हो या कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, बच्चों से अगर पूछा जाए तो उनकी जो वोट होता है, उनकी जो हिमायत होती है वो माँ के साथ होती है। उनको लगता है अम्मी सही कह रही हैं, अब्बू बड़े जालिम हैं। पहली बात तो ये कि उमूमन ये होता है कि अच्छा ये बच्चा जो छोटा सा है ना, ये देखने में छोटा नजर आता है लेकिन होता बहुत जीनियस है। हाँ। इसकी आंखें बहुत दूर तक देख रही होती हैं। ये बच्चा जो कुछ देखता है वो बाहर वाले नहीं देखते, वो कोर्ट का वकील नहीं देखता, वो जज साहब नहीं देखते, उसे वो सुनने सुनाने वाले मोहल्ले वाले बातें नहीं जानते, जो बच्चा घर के अंदर देखता है। अगर वो माँ को मजलूम पाता है तो वो खुद ब खुद माँ की तरफ जाता है। और बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चे बाप को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ। बाप की तरफ भी चले जाते हैं। मेरे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू को मैं ऐसे जोड़ूंगी कि आजकल हम सबको पता है कि हम इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर बहुत ही ट्राइंग टाइम से गुजर रहे हैं। तो हर घर में ये मसले हैं इस वक्त कि अपनी ज़रूरियात को, अपने ख़र्चों को कैसे पूरा किया जाए। जो सरवत आपा ने कहा बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने निज़ाम ही ये कायम किया है कि ना नफ़क़े की ज़िम्मेदारी आदमी की है। मसला वहाँ पे पैदा होता है कि घरों में लड़ाई पैसों की बुनियाद पे हो रही है जब ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, और फिर इवेंचुअली आप बाप का रोल सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे लिमिट कर देते हैं कि मेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या है। एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हैं आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, बाप की मोहब्बत का तराजू या उसका पैमाना सिर्फ ये बन जाता है कि वो कमा कर कितना लाए। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा दीन, हमारा माशरा जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिज़ाइन करता है और हमारे लिए एक बेहतरीन सिस्टम के तौर पे उसको लेके आता है, उसमें नान नफ़क़े की फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के ऊपर होती है, यानी मर्द के ऊपर होती है। तो इसी पैमाने पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि हम उसकी तमाम मोहब्बत, उसकी तमाम इमोशनल जो ओरिएंटेशन है उसको जज करते हैं। सरवत आपा, आप क्या कहेंगी कि अभी जो बात हो रही थी, अक्सर घरों में लड़ाई जब औलाद बड़ी हो जाती है पैसे के मामले पे होती है, वालिद की इज़्ज़त इसी बात से कम होती है कि या तो वो रिटायर हो चुका होता है, जायदाद और विरासत के मसले आ जाते हैं, घर जो उसने बहुत तिनका जोड़कर बनाया होता है वो औलाद को पसंद नहीं आता, वो कहता है इसको बेच दें, या सवाल किया जाता है कि दिया ही क्या है आपने, कौन सा हमारे लिए बैंक बैलेंस रखा हुआ है। सही। देखिए, इस बात को मैं इस तरीके से समेटना चाहूँगी कि हमने, जैसे भी फरहाना भी कह रही थी, कि बहुत सारी मरतबा हम बहुत सारे अमीर व कबीर घरानों में देखते हैं कि उन घरानों के बेटे अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं, उन्हें ओल्ड हाउसेस में छोड़ देते हैं और कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। और बहुत सारे मिडिल घरानों में या गरीब घरानों में हम देखते हैं कि वो अपने वालिदैन को सर का ताज बना कर रखते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, दौलत दुनिया इतनी नहीं होती, लेकिन उनको ये मालूम होता है कि वालिदैन के हुकूक क्या है, उनकी इज़्ज़त और एहतराम क्या है। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो है रिज़्क़ हलाल।
अगर आप अपने खुद रिस्क हलाल कमाते हैं और अपनी औलाद को रिस्क हलाल खिलाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, आपकी औलाद कभी भी इधर उधर रास्ते से नहीं भटकेगी। और अगर जाहिर बज़ाहिर क्योंकि माहौल है, माशरा है और भी बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल होते हैं, अगर वो रास्ते से भटकती नजर आएगी तो आप यकीन कीजिए कि रिस्क हलाल जो चीज़ है वो आपकी राह रास्त से बिगड़ी हुई औलाद को भी राह रास्त पर ले आएगी। लेकिन सरबत आपा, लोग तो इसी चीज़ को एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जी हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा चाहते हैं, अब हमारी तनख्वाह में क्योंकि वो काफ़ी नहीं पड़ता था, हमने तो रिश्वत ली ही बच्चों की अच्छी परवरिश। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि हमने दीन इस्लाम को ना समझा है, ना हमने दीन इस्लाम के उसूलों को अपनाया है, इसकी बिना पर हम अपने लिए एक्सक्यूजेस निकालते हैं। यानी मैं अगर दीन को 50% अमल कर सकती हूँ तो मैं कहती हूँ ये इतना दीन अच्छा है, कोई 40%, कोई 60%, कोई 80%, तो वो कहते हैं कि इतना दीन बहुत अच्छा है। अब हम इसमें से अपने लिए एक्सक्यूजेस निकालते हैं, उसको अपने लिए जायज़ करार देते हैं। देखिए हलाल खुदा कभी हराम नहीं हो सकता, हराम खुदा कभी हलाल नहीं हो सकता, अच्छा, जायज़ को कभी नाजायज़ नहीं बनाया जा सकता, नाजायज़ को कभी जायज़ नहीं। ब्रिलियंटली पुट सरबत आपा। फरहाना आपा, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि खातून की अगर लापरवाही हो, जैसे माँ अगर बच्चे को ना देख रही हो, उसकी तरबियत में कमी होती है, वो सब पॉइंट आउट कर लेते हैं, बाप का इमोशनली अवेलेबल ना होना, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी में क्या असर पड़ता है? बाप का इमोशनली जो है ना वो बच्चे की टाइम ना देना, वक्त ना देना, सिर्फ पैसा दे देना। बहुत देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे अभी सरबत ने भी कहा कि हम अगर सिर्फ अपने एक जनरेशन पीछे चले जाएं, अपने पेरेंट्स को देखें कि उनकी तालीम और तरबियत कैसी हुई थी और उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो क्या हमारे पेरेंट्स जो हैं उस जनरेशन के तमाम लोग बहुत अच्छे बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए थे, या क्या उनको वो तमाम माली तौर पे सहूलतें मैसर थीं जो आज हम महंगे महंगे बच्चों को मोबाइल्स दे रहे हैं या दूसरे जो उनके जो डिजिटल चीज़ें वो मांग रहे होते हैं, हम उनको तब सब तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके बावजूद हम उनकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे से पहले की जो जनरेशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी। और क्यों अच्छी थी? कि उनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी, उनकी तरबियत बहुत अच्छी थी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर ये जो हम माली मामलात की बात करते हैं, ठीक है पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, और मैं हरगिज़ ये भी नहीं कहूँगी कि जी पैसा ना हो तब भी आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये भी बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात है। आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तो चीज़ें चाहिए हैं जो कि नीड्स हैं आपकी, लेकिन आप उसमें कम पैसों में भी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। उसमें एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वालिद का ये फ़र्ज़ है कि अगर उसके माली हालात बहुत अच्छे नहीं हैं तो वो सबसे पहले अपनी बीवी को एतमाद में ले। ये जो झगड़े होते हैं ये उस वक्त होते हैं जब वो कहता है बस इतने सही पैसे थे, जो करना है कर लो, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। एक तो ये तरीका है। एक ये तरीका है कि आप बीवी को अपने पास बिठाएं और उससे कहेंगे देखो मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ और अभी मैं इतना ही कमा सकता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा तो इससे बेहतर भी हालात होंगे, अभी हम मिलके इसमें करते हैं और बाद में इंशाल्लाह हम इससे बेहतर करेंगे। अब ये जो आप मोहब्बत से अपनी बीवी को समझाते हैं ना बिठा के कि भाई अब तुम नहीं करना है, तुमने घर को चलाना है, मैं तो सारा दिन बाहर होता हूँ, तो न सिर्फ ये कि वो उन पैसों में घर को चलाएगी बल्कि बच्चे की तरबियत भी इस अंदाज में करेगी कि वो बच्चे के दिल में बाप की इज्जत उतार देगी। और ये पहला स्टेप अगर आप नहीं करते और अगर हस्बैंड एंड वाइफ की आपसी इस बात पे कम्युनिकेशन ब्रेक आ जाता है या ताने तशने झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर तभी हम ये देखते हैं कि वालिद जो होता है वो कोई एस्केप तलाश करता है। वो आपकी वाली बात जो फिर आपने कहा ना कि इमोशनली जो बात आपने की ना, वो इमोशनली तमाम चीजें उस वक्त पैदा होती है। ठीक है, ज्यादातर बाप का तो काम ही है कि वो कमाने के लिए निकला है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वापस आ जाए। कभी वो सुबह का निकला हुआ शाम को जल्दी आ जाता है। कुछ की जॉब्स ऐसी हैं कि रात को 12 बजे वापस आते हैं, सुबह बच्चों को सोता हुआ छोड़ते हैं, वापस आते हैं, फिर बच्चे सो रहे होते हैं। अब वो कसूरवार नहीं है इस बात पे, उसकी नेचर ऑफ जॉब इस किस्म की है। अब अगेन माँ की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ ये कि उन जरूरियात को पूरा करे बल्कि बच्चों के दिल में बाप की इज्जत डाले। अगर वो कहते हैं कि बाप अवेलेबल नहीं है, सिर्फ छुट्टी के एक दिन मिलता है। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मैं 5 दफा 6-6 महीने अपने वालिद की शक्ल नहीं देखती थी, लेकिन हमारी माँ ने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाप निकल गया घर से छोड़ के हम सबको, हमारा ख्याल ही नहीं, हमारा ख्याल नहीं है। अक्सर इसमें देखें जो चीज इंपॉर्टेंट है फरहाना, आप अभी इसको एम्फसाइज करें कि जो माँ का नैरेटिव होता है ना, जो माँ बाप की मौजूदगी में या उसकी गैर मौजूदगी में बार बार कहती रहती है, बच्चों के अंदर वो सराय, वो सबसे इम्पोर्टेंट नैरेटिव होता है। लेकिन ये बात जो आप कर रही है ना कि ये बाप घर में भी मौजूद होता है लेकिन वो इमोशनली वहाँ पे नहीं होता, अवेलेबल ना, बच्चे महरूम रहते हैं बाप की शफकत से। या बाप घर में आया, वो गुस्से में भरा हुआ आया, अब बच्चों की हिम्मत ही नहीं है कि वो डर के मारे ये कह दें कि जी मुझे कॉपी चाहिए या पेंसिल चाहिए। या माँ जो है वो सहमी हुई किचन में बैठी है कि अगर अभी मैंने पानी भी पूछ लिया तो घर में कयामत आ जाएगी। लाद दी, यानी जब एक होता है ना अब्बू का ख्वाब है कि तुम डॉक्टर बनो, अब वो बेचारे के मार्क्स कम आ गए तो वो अब्बू से ही
ही छुपता फिर रहा है अपने घर के अंदर कि उनको पता चल गया तो शामत आ जाएगी। सही बात है। तो ये मोहब्बत का रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। सरवत आपा, एक यहाँ पे थोड़ा दीन इस्लाम से हमें अगर आप कुछ उसूल बताएं कि जैसे हम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को देखते हैं, वो एक लीडर थे, ही वाज एन इन्फॉर्म्ड लर्नड मैन, तो उन्होंने अपने बच्चों की भी वैसी तरबियत की। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमारे इर्द गिर्द आपको बहुत टॉप लीडरशिप पोजीशंस पे CEOs मिलेंगे। कुछ का तो मामला बड़ा अच्छा है कि उनके बच्चे भी बड़े शार्प हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अक्सर माँ बाप की पर्सनैलिटी जहाँ पे ओवर अचीवर्स की होती है तो देखने में ये भी आ रहा है कि बच्चे बेचारे आगे नहीं बढ़ पा रहे, ओवर शैडो हो जाते हैं। जैसे इस तरह देखिए कि बिजनेस में बाप बहुत सक्सेसफुल था, बेटे को साथ मिलाया भी, लेकिन बेटे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा कि वो डिसीजंस ले पाए। तो वालिदैन को, खास तौर पे बाप को अपने बच्चे की या बेटे की तरबियत कैसे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक तो फितरी सलाहियतें भी होती हैं। हो सकता है कि बाप के अंदर बिजनेस की सलाहियतें हों, बेटे में बिजनेस की सलाहियतें ना हो, वो लिखने पढ़ने की जानिब ज्यादा मुतवज्जो हो। तो हर एक को अल्लाह ताला ने अलग सलाहियतों से पैदा किया है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब आप शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घराने की जानिब मुतवज्जो होती है, तो मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। ये वो घराना है कि इस घराने में माँ जब बच्चों को मुखातिब करती है तो कहती है कि ए मेरे मेवे दिल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरी आंखों की ठंडक। तो ये तर्ज तखातुब आप देखिए, अगर आज की माँ अपने बच्चों के लिए तर्ज तखातुब इख्तियार कर लें, हमारे यहाँ तंजिया गुफ्तगू होती है, हाँ। हमारे यहाँ बच्चे को जो उसका वीक पॉइंट होता है उसके ऊपर बार बार पिन किया जाता है। उसकी बिना पर यह होता है कि बच्चा खुद ब खुद अपनी एक अलग दुनिया बसाने लगता है, अग्रेसिव भी हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा बाप का रोल कितना अहमियत रखता है कि हजरत अली मुर्तज़ा जो कि इस्लाम के एक सिपाही थे, आप एक जनरल थे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तलिफ जंगों पर जाया करते थे। एक जानिब वही फरहाना वाली बात कि माँ घर में बैठी हुई बच्चों को उनके बाप के फराइज के बारे में बता रही है कि तुम्हारा बाप इतने अहम मोर्चे पर मौजूद है, इतने अहम मास पर मौजूद है, उसका वहां से आना मुमकिन नहीं। और दूसरी बात ये कि जब बाप आता है तो बाप का तरीक़ाकार क्या होता है कि जब जंग खैबर सन 7 हिजरी में मुनक़िद हुई है और जब मौलाए कायनात घर में तशरीफ लाए तो उस दिन भी घर में 3 दिन का फाका था, हसन और हुसैन ने खाना नहीं खाया था। शहजादी कौनैन ने फरमाया, कहा कि या अली मुर्तज़ा, सबको इतना माल गनीमत मिला कि मदीने में सबको बहुत कुछ याद आया, आपको भी तो मिला होगा, आप भी तो एक उस जंग में शरीक थे, आपके साथ क्या आया? तो मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि फातिमा, मुझे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, मेरे हिस्सा दिया था, लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैंने गरीबों को देखा, फुकरा को देखा, मिस्कीनों को देखा, यतीमों को देखा, मैं उनके अंदर तकसीम करता चला आया। तो जहाँ पर बड़ों का ये तरीका होगा, सूरह दर का जो नुज़ूल है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में कि 3 दिन रोज़ा रखा, 3 दिन रोज़े पानी से रोजा अफ्तार करते रहे और अपने सामने की रोटियां उठा कर फकीरों को, मिस्कीनों को, यतीमों को देता रहे। और इसकी आज बस मैं एक जुमला ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आज जब हम उस घराने की बात करते हैं तो आज हमारे घरों को कैसा होना चाहिए, हमारे घरों में को ऐसा होना चाहिए कि इस घर में जो भी आए वो कुछ तो कुछ सीख कर जाए और जो नहीं आता है वो उसमें बता कर जाए। और ऐसे घरों के नक्शे आर्किटेक्ट नहीं बनाते, ऐसे घरों की तामीर इंजीनियर्स नहीं कराते, ऐसे घरों को वो सच्चे आशिक अल्लाह और रसूल वालिदैन बनाते हैं कि जो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल करें। बेशक। और जहाँ हम कहते हैं कि बच्चे की हर तरीके में, उसके बात करने के अंदाज में, उसके उठने बैठने में, पर्सनल डीलिंग्स में उसकी तरबियत नज़र आती है, तो जो उसका बाप की तरफ रवैया है, क्योंकि जहाँ हर चीज़ से माँ ही रोशनास कराती है, आपके बाप यानी उसके बाप की रिस्पेक्ट, उसको समझना, उसको जानना भी, ये भी वालिदा की तरफ से। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का दोबारा से सिरा जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
अभी तक की गुफ्तगू पे हमने ये बात की कि कितना ज़रूरी है कि वालिद से रोशनास कराना, उसकी इज़्ज़त कराने में एक माँ का किरदार, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस फ़र्ज़ से मेरे ख़्याल में वालिद को भी सुबुकदोश नहीं किया जा सकता। जिस तरह वो अपनी शरीक हयात को ट्रीट करता है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ रियली इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। अभी यहाँ पर हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि अगर वालिद अपने जवान औलाद के सामने, खुसूसन जवान बेटों के सामने माँ की यानी अपनी बीवी की बेइज्जती करता है तो कोई भी बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इसी तरह दूसरी तरफ जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, हम अक्सर देखते हैं हमारे माशरे में जब दूसरी शादी डिस्कस होती है तो सिर्फ ये बात की जाती है कि दोनों बीवियों के बीच में एक मर्द कैसे इंसाफ करेगा, लेकिन कभी ये बात नहीं की जाती कि अब वो जो दो घरानों को चलाएगा तो औलाद के साथ इंसाफ कैसे करेगा और इसका इम्पैक्ट औलाद पे क्या होता है। खुसूसन अगर बेटियों की बात की जाए जिनके बेटियां जवान हैं या टीनेज में पहुंच गई हैं एंड सडनली दे फाइंड आउट कि उनके फादर ने एक कम उम्र खातून से शादी कर ली है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ऑल दीज आर वेरी रियल सिचुएशंस इन आवर सोसाइटी, सो लेट्स टॉक अबाउट देम। फरहाना आपा क्या कहेंगी कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, एक वालिद का किरदार जिस तरह वो अपनी बीवी को ट्रीट करता है और ख़ास तौर पर अगर वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो एक किरदार हमारे सामने है, सबसे बड़ी शख्सियत जो हमारे सामने है, वो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके निकाह में आई तो उनकी औलाद थी पहले से, और एक मुलाजिम भी वो अपने साथ लाई थी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए फिर मामूर हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे के साथ जो रवैया रखा, किस कदर मोहब्बत और शफ़क़त वाला और कितना बड़ा इंसान उनको बनाया। फिर मतलब बेटे के साथ तो मोहब्बत का यकीनन बहुत बड़ा एक मकाम उनका बना, लेकिन जो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो सिर्फ घर में काम करने वाले एक मुलाजिम थे, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुँह बोले बेटे का रिश्ता डेवलप कर लिया और उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनकी तरबियत। तो ये वो मिसालें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अगर इन तमाम मिसालों के होते हुए भी हम फॉलो नहीं करते और हम सिर्फ शादी ये सोच के करते हैं किसी भी बेवा औरत से या किसी ऐसी औरत से जिसके किसी वजह से घर टूट गया था कि हमें तो सिर्फ बीवी चाहिए, बच्चे एक तरफ जाए, हमने उसको नहीं देखना, तो यकीनन हम ज्यादती कर रहे होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारा माशरा कहानियों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए इतना एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है सौतेली माँ का। सौतेले बाप पे बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वो शादी के वक्त ही कह देता है मैं किसी और की औलाद नहीं पालूंगा। और फिर देखिए, हमारे नबी ने तो सिर्फ एक ही उनके निकाह में आई ना, बीबी आयशा के जो निकाह जिनका पहले नहीं हुआ था कहीं, लेकिन उसके अलावा जितनी शादियां आपने की वो या तो तलाक मतलब किसी वजह से हो गई थी, घर टूट गया था, या हस्बैंड्स की जो डेथ हो चुकी थी या शहीद हो गए थे गज़वात में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो निकाह किए वो मदद के लिए थे, वो उनकी बेहतरी के लिए थे कि उनको एक सहारा मिल जाए, और बिल्कुल ताकि उनको एक सहारा मिले, बच्चों को भी एक छत मिल जाए कि भाई बाप जो है वो देख रहा है, उनकी तरबियत हो जाए। क्योंकि बाप की जो अहमियत है, मैंने आपको बताया शुरू में, कुरान ने बता दिया कि वालिदैन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी मजबूत छत है। और फिर सबसे एक जो अच्छी बात कुरान पाक में हमें एक बहुत प्यारी, हर चीज़ ही प्यारी है, लेकिन जो वालिदैन के हवाले से मिलती है कि वो वाहिद रिश्ता है जो इंसान के करीब तरीन रिश्तों में से, जिसके बारे में आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे छोटी सी इंटरजेक्शन ये करना ज़रूर चाहूँगी कि मुझे लगता है कि यहाँ पे वो बात बिल्कुल सही साबित होती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि ये जो शराइत रखी जाती है ना कि अच्छा जी अगर पहले औलाद है किसी खातून की, उसको नहीं पाल पाएंगे हम, ये ख़वातीन ही रखती हैं। किसी मर्द को मैंने आगे बढ़ के ये कभी नहीं कहते, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को तो इंसान हर कोई प्यार करता है, लेकिन जी उनकी अम्मी आ गई या उनकी बहनें आ गई और पहले ये शराइत रखी, तो हम उस वक्त क्यों नहीं देखते इन तमाम हमारे सामने जो मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने शादियाँ की, हमारे आका ने की, तो किस लिए की? मदद करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनको माशरे का एक अच्छा मजबूत इंसान बनाने के लिए। और फिर उन लोगों ने कितना क्या क्या किरदार अदा किए, उन तमाम हमारी माओं ने जो कि हुजूर के निकाह में आई, उनकी औलादों ने जो पहले से मौजूद थी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह से वो बाजू बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी तरबियत फरमाई। ये मिसालें देखकर हम किसी बेवा से क्यों नहीं अपने मर्दों को कहते कि निकाह कर लें। होते हैं, जज्बात के रिश्ते होते हैं, ये सिर्फ आपके खून के या आपने जिसको कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल ये टाइज नहीं है, इसके बियॉन्ड की भी बातें होती हैं। सरवत आपा, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू क्योंकि वक्त कम है, दूसरा सवाल आपके पास लेके आऊँगी। जो मर्द हजरात इस वक्त दूसरी शादी का फॉर वट एवर रीज़न, जी पर्सनालिटी क्लैशेज़ हैं, कोई और वजूहात हैं, दे वांट टू गेट रीमैरिड, उनकी अपनी पहली वाइफ से बच्चे हैं, बच्चों को किस तरह सेंसिटिवली हैंडल करें, किस तरह उनको इस ज़िंदगी की तब्दीली के लिए तैयार करें? देखिए, एक शादी का मतलब है एक घराना, एक फैमिली। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इरशाद फरमाता है कि अगर तुम अदल कर सकते हो तो दूसरी शादी करो, तो अदल तो पहले ही आ गया। उसके बाद अगर आपने दोनों घरानों को हर तरीके से
उनके साथ अदल और मसावत कायम नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि आप नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आपको यहाँ पर भी हिसाब देना पड़ेगा और वहाँ पर भी हिसाब देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी घर की निशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो उन बच्चों की है। वो जो नन्हे नन्हे फूल खिल रहे हैं वो वालिदैन की नज़रों में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होने चाहिए। हम देखते हैं कहीं पर औरत अपनी हुदूद से तजावुज़ कर जाती है, कहीं पर मर्द हुदूद से तजावुज़ करता है, जिसकी बिना पर घर टूट जाते हैं और फिर उसके बाद नए घर बनने की बात आती है। लेकिन कोई भी उन मासूम बच्चों की जानिब नहीं देखता, नहीं सोचता कि जिनको आगे अभी माशरे में बहुत बड़े काम सरअंजाम देने हैं। सरवत आपा, फरहाना आपा, जो बात की जाती है कि घर में अगर लोगों ने बड़ी रिवायात की पासदारी भी की है, जो रूल्स अम्मी अपने ऊपर अप्लाई कर रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक खातून है, वो बच्चों की परवरिश में बिज़ी है, मर्द पे वो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, वो बाहर भी जा रहे हैं, उनके कॉलीग्स भी हैं, मिलना भी है, और वन फाइन डे फॉर वट एवर रीजंस अगर आपके डिफरेंसेस होते हैं, नज़र ये भी आता है कि वो कई साल छोटी किसी खातून से शादी कर लेता है। द इशू ओवर हेयर इज़ कि अगर उस घर में जवान बच्चे हैं, प्री टीन्स बच्चे हैं, उन पे क्या असर पड़ता है वालिद के इस एक्शन का, सिर्फ अभी उस पर अगर, क्योंकि वक्त मेरे पास कम होगा। देखिए फिर वही बात है कि आपकी तरबियत कैसी हुई है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी आपको क्या इस बात की इजाज़त देती है, आपका जो घराना है वो किस तरह से उस चीज़ को लेकर चलता है। दूसरी शादी करना बुरी बात हरगिज़ नहीं है, लेकिन दूसरी शादी के लिए भी जाहिर है कि कोई वजूहात होती हैं, कोई रीज़न्स होती हैं कि हम क्यों दूसरी शादी कर रहे हैं। और फिर जब आप शादी करते हैं तो फिर आप एज भी देखते हैं कि अगर मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी उम्र अगर 50 साल है, तो उसके हिसाब से ऐसी खातून हो जो मैच्योर हो, जो चीज़ों को उस तरह से लेके चलना जानती हो। लेकिन जब आप एक ऐसी एज की लड़की से शादी कर लेते हैं जो आपकी बेटी की उम्र की होती है, आप अपने दिल को तो तस्कीन दे सकते हैं, लेकिन आप उस रिश्ते को कामयाबी से लेकर नहीं चल सकते। राना पर ऐसी सिचुएशन में देखिए बच्चों का एक नैरेटिव तो बनना है, उनकी जहन साजी तो होनी है। अब वो बजाय इसके कि सिर्फ माशरे के ताने या लोगों की सुनी सुनाई बात पे अपना जहन बनाएं, क्या ऐसी सिचुएशन में वालिद को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए इस कदम उठाने से पहले? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि देखें शादी करना, निकाह करना तो नाम ही इस बात का है कि आप ऐलान कर रहे हैं कि आप जो है एक और खातून को अपने ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। तो अगर आप ये काम करने जा रहे हैं तो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बताएं। अगरचे इसमें पाबंदी नहीं है दीन में कि बताना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर वो बताता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, उसको बाद में वो तमाम तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेंगी जो बच्चे बाद में बाप को बुरा कह रहे होते हैं या बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं, या बीवी जो है बिल्कुल मुंह मोड़ के बैठ जाती है। अगर आप वाकई ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके ताल्लुकात नहीं है अच्छे बीवी से, या कोई और रीज़न आप किसी को सपोर्ट करने के लिए भी कर रहे हैं, उस सूरत में भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। अगर आप किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर ये बात करें तो वो लोग हंसते हैं। वहाँ पर तो अगर किसी को कोई बताए कि अभी तुम्हारा हस्बैंड जो है दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है, तो वो औरत कहती है तो बड़ी अच्छी बात है, मरहबा, आ जाए वो तो खुश होती है कि चलो भाई आ जाए, मुझे तो सिर्फ अपना खर्चा चाहिए। वैसे मुझे मेरा खर्चा हम कभी इस पे भी एक शो करेंगे कि अगर तो हम जो स्टीरियोटाइप रोल्स हैं हमारे नफ्सियाती पहलुओं से जो बताए जाते हैं, एक खातून का भी पोजेसिव होना बड़ा लाजमी सा समझा जाता है, किस तरह हो जाता है वो एक अलग बहस होगी, एक अलग मौजू होगा। लेकिन सरबत आपा, इन दी एंड आजकल के बच्चे, आप उनको क्या तलकीन करेंगे कि या तो कभी हस्बैंड एंड वाइफ यानी माँ और बाप के अगेंस्ट पिटेड हो जाते हैं, कभी अपनी कुछ रंजिशें होती हैं वालिद साहब से, इन रंजिशों को कैसे दूर करें? आज अगर हमारा प्रोग्राम कोई ऐसा शख्स देख रहा है जो अपने वालिद से बहुत खफा है, तो क्या करें? देखिए, इसके लिए हमारे पास फिर दीन इस्लाम बहुत अच्छा राह अमल है, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उन्होंने एक मरतबा एक ऐसे नौजवान को देखा कि जिसने अपना बोझ अपने वालिद के शाने पर डाल रखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फिर कभी ता ज़िंदगी उस नौजवान से बात नहीं की, इसलिए कि वालिदैन का, बिलखुसूस वालिद का मकाम और मरतबा वो है। दो हुकूक ऐसे हैं कि जहाँ पर कोई उसमें बराबरी नहीं कर सकता। और एक शख्स ने पूछा हज़रत अली से कि आप, क्या मैं अपने बाप का हक़ अदा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा दो सूरतों में हक़ अदा कर सकते हो, एक तो ये कि अगर वालिद ने कोई कर्जा लिया हुआ है तो तुम उसको अदा कर दो, और दूसरा ये कि कभी वालिद के सामने गुस्ताखी ना करो या उनसे आगे बढ़कर ना चलो उनसे। तो इसी बात पे अगर हम आज का प्रोग्राम अपने उसके इख्तिताम की तरफ बढ़ें, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत आपका। एक जुमला अगर इजाज़त हो तो मैं ऐड कर दूं। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स, कोई बच्चा अपने वालिद का हक अदा नहीं कर सकता। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी, सिवाय इसके कि उसका वालिद किसी का गुलाम हो और वो उसको उस गुलामी से निजात अता करवा दे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन का नाफरमान है और मेरा फरमा बरदार है तो मैं उसे नाफरमान ही लिखूँगा।
लेकिन अगर वो मेरी फरमाबरदारी करते हुए वालिदैन की नाफरमाबरदारी कर रहा है तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे काम अगर छोड़कर वालिदैन की फरमाबरदारी करता है तो मेरे लिए वो फरमाबरदार है। अल्लाह ताला ने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, लेकिन वालिदैन के हवाले से अल्लाह ने स्ट्रिक्टली कहा है पहले वालिदैन है, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। और ये मेरे ख्याल में 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, जो आज के प्रोग्राम में हमारे लिए अहम था कि वालिदा के हुकूक, उनकी तरफ जो हमारी एक मेरे ख्याल में हमारा जो रुझान है उससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वालिद साहब भी उसी इक्वेशन का हिस्सा है, उनको भी ज़रा उन पर भी नजर करम कीजिए। बहुत बहुत दरवाजा है जन्नत का, माँ जन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना आपा, सरवत आपा, आज का मौजू आपके सामने रहा। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि इन मौजूआत के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, इसको इंशाल्लाह दोबारा भी आगे लेके चलेंगे। बट आई होप दैट यू हैव अ गुड वीकेंड और इंशाल्लाह ताला आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।